नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे प्यारे साथियों, जयपुर में अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए मैंने कहा अगर कुछ तकनीकी समस्या आ गई और मैं रात को 9 बजे अगर आपके सामने लाइव क्लास लेकर नहीं आया तो क्या होगा। इसलिए मैंने पहले ही सचेत रहते हुए पहले ही आप सभी के लिए क्लास रिकॉर्ड कर ली है, तो इसलिए आपको रात को 9 बजे लाइव सेशन नहीं मिल करके एक रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है। उम्मीद करूंगा आपको मेरा यह प्रयास बहुत अच्छा लगेगा, चीज़ें अच्छी लगेगी, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमने विशेष तौर पर व्याख्याता सीरीज आप सभी के लिए शुरू की है, इतिहास की, जो जीके के लिए पढ़ रहे हैं। पेपर नंबर क्लास नंबर 20 है हमारी, पेपर फर्स्ट के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, आज हमारी ये चौथी क्लास है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ शानदार परिचर्चाओं के साथ में। देखिए हमने क्या बात कही, तो हमने बात करी राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। बताइए किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का योगदान। थोड़ा सा कलर चेंज किया है मैंने आज, तो देखते हैं हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं जी महात्मा गांधी का योगदान। हमने इसके पहले 3 क्लास ले चुके हैं। अगर आप लोगों तक वह नहीं पहुंच पाई है तो मेरा नम्र निवेदन है, कृपया उन क्लासेस को देख लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो थोड़ा सी महात्मा गांधी के संदर्भ में कल हमने जिस मुद्दे पर बात करी थी वह था असहयोग आंदोलन। किस प्रकार महात्मा गांधी जो है वह असहयोग आंदोलन करते हैं और उस असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में एक नवीन उत्साह का संचार होता है। लेकिन एक छोटी सी घटना घटित हुई चोरी चोरा कांड की। उसके बाद महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी का एक अगला बड़ा जो आंदोलन माना जाता है वह माना जाता है जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताओ क्या माना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वह माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, तो यह आंदोलन 1930 ईस्वी से शुरू होकर के 1934 तक चलता है। लेकिन इस दौरान इसके 2 चरण हमें देखने को मिलते हैं। बताओ कितने चरण देखने को मिलते हैं भाई साहब? 2 चरण। पहला चरण 1930 से लेकर के 32 और दूसरा चरण 1932 से लेकर के 1934। ठीक है, यानी कि पहला चरण 1930 में दांडी यात्रा से शुरू होता है और गांधी इरविन समझौते पर समाप्त हो जाता है। दूसरा चरण जो है वह आपके गोलमेज सम्मेलन से शुरू होता है, दूसरे से उसकी समाप्ति से, और 1934 में कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई उस पर जाकर समाप्त हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा जी मैं तो आंदोलन करूंगा भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहा गांधी जी ने कि साहब मैं तो क्या करने वाला हूं, आंदोलन करने वाला हूं, अब आप बताओ क्या करोगे। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू करने के पहले भारत सरकार जो है, इस भारत सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। भारत सरकार के समक्ष क्या प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा यह प्रस्तुत किया 11 सूत्रीय मांग पत्र। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो महात्मा गांधी ने कितने सूत्रीय मांगे बताई भाई साहब? 11 सूत्रीय मांगे बताई। क्या ये बात समझ में आ गई? चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। यह भारत सरकार में इस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। भारत सरकार में इस समय वायसराय कौन था? तो नाम याद रखिएगा, इरविन कहेंगे इसे। लॉर्ड इरविन भारत सरकार में इस समय वायसराय के पद पर हुआ करता था। अगर मैं बात करूं कि सर ये जो 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, इनमें कौन कौन सी मांगे रखी गई थी? तो एक मांग तो रखी गई थी कि भारत में जो नशीली वस्तुएं हैं उनकी बिक्री बंद होनी चाहिए। दूसरी मांग रखी गई जो नमक कर है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। तीसरी मांग रखी गई जो राजनीतिक कैदी है उनकी रिहाई होनी चाहिए। सैनिक व्यय और प्रशासनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। तो कुछ ऐसी मांगे थी। तो कुछ मांगे यहां पर पढ़िएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि भैया पहली मांग रखी गई कि जो नशीली वस्तुएं हैं इनकी बिक्री जो है यह बंद होनी चाहिए। क्लियर हो गई? दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो नमक कर है
इसे समाप्त किया जाना चाहिए। क्लियर हो गई। इन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजों की जेलों में जितने भी भारतीय कैदी हैं उन सारे राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। याद रखिएगा, केवल राजनीतिक कैदियों की बात कही, इसीलिए फिर बाद में गांधी जी की आलोचना होगी, वह हम सब आपके बीच में रखेंगे। तो तीसरी मांग क्या रखी, तो याद रखिएगा तीसरी मांग थी कि राजनीतिक जो कैदी है कैदियों की रिहाई। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में जब हम बात करते हैं तो सैनिक व्यय और प्रशासनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। क्लियर हो गई। तो चौथी लिखिएगा सैनिक व्यय सैनिक व्यय और प्रशासनिक व्यय में क्या होनी चाहिए जी, कमी होनी चाहिए। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले रखी गई कुछ 11 सूत्रीय मांग पत्र था। लॉर्ड इरविन ने कहा जी हम स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जब इसे अस्वीकार किया गया तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं मैंने घुटने टेक करके रोटी मांगी थी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले। तो महात्मा गांधी ने यह जो कथन है, कौन सा कथन कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी बदले में मुझे पत्थर मिले, यह महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पहले कहे थे। तो एक लाइन याद रखिएगा, तो अगले पेज में ही लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया तो यही है, समझिएगा। गांधी की यह मांगे अस्वीकार कर दी गई। तब महात्मा गांधी ने कहा कि, बताओ भाई क्या कहा, कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले। कि भाई मैंने तो घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन मुझे तो क्या मिले साहब, बदले में पत्थर मिले। यह बात हमारे वास्तविक जीवन में भी लागू होती है। अगर किसी वस्तु पर आपका अधिकार है ना, तो वो आपको प्रेम से तो कोई मिलेगी नहीं, ये बात हमेशा याद रखिए, उसके लिए छीननी पड़ेगी। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने कहा हमारा अधिकार है, नमक हमारे यहाँ पैदा होता है, नशीली वस्तुओं से हमारा युवा वर्ग जो है वह रास्ते से भटक रहा है, आप अनावश्यक सैन्य व्यय में खर्च करते जा रहे हो, पूछ ही नहीं रहे हो भारतीयों से कि इतनी सैनिक आवश्यकताएं हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। प्रशासनिक व्यय आप अपने हिसाब से खर्च कर रहे हो, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के नेताओं को बंदी बना रहे हो, क्या आप पूछ रहे हो क्या? नहीं। महात्मा गांधी ने कहा हमें यह चाहिए, तब जाकर के हमें यह चीजें मिल गई, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करें, मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा जी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, गांधी जी कहते हैं कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिले। इसके बाद महात्मा गांधी आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय ले लेते हैं। महात्मा गांधी जो हैं वह अब क्या निश्चय लेते हैं कि भाई अब क्या है, आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। बताओ अब क्या किया जाएगा, तो याद रखिएगा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। जब आंदोलन प्रारंभ करने की बात आई तो मेरे दोस्त इस आंदोलन के कुछ कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए। कल हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था, हाँ या ना का जवाब दीजिए। उस असहयोग आंदोलन में मेरे प्यारे साथियों बड़े गौर से बात को समझिएगा। कुछ कार्यक्रमों की बात करी, एक तरफ रचनात्मक कार्यक्रम थे और एक तरफ नकारात्मक कार्यक्रम थे। महात्मा गांधी ने कहा अगर ये सारे कार्यक्रम सफल हो जाते हैं तो हमें आगामी 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो इस आंदोलन को भी शुरू करने के पहले गांधी जी ने कुछ कार्यक्रम की घोषणा कर दी।
पहला महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं कि नमक कानून जो है उसे तोड़ा जाएगा। छात्र, विद्यालय और कर्मचारी जो है वह दफ्तर छोड़ देंगे। सरकार को कर नहीं दिया जाएगा। महिलाओं से कहा गया कि आप शराब की दुकानों के आगे धरना देंगे। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को बांट दिया गया। गृहस्थ नमक का उपयोग करता है, सभी करते हैं, कहा जी नमक कर मत दो, कानून को तोड़ो। छात्रों से कहा कि विद्यालय छोड़ दो, कर्मचारियों से कहा नौकरी छोड़ दो, सरकार को कहा कोई कर अदा नहीं करोगे सरकार को, ठीक है ना, हर व्यक्ति से कहा। महिलाओं से कहा आप शराब की दुकानों के आगे जाइए और धरना दीजिए। तो क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए और ये कार्यक्रम किसके थे? तो याद रखना, डेट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन के। पहला कार्यक्रम बताओ क्या था पहला कार्यक्रम? तो यहां पर थोड़ी सी बातों को समझिएगा। नंबर 1 पहला कार्यक्रम दिखेगा नहीं, नमक तोड़ा जाए। क्लियर हो गए? नमक कानून तोड़ा जाए। दूसरा क्या कहा कि जो छात्र हैं विद्यालय छोड़ दे। तीसरी बात, कर्मचारी दफ्तर छोड़ दे। कर्मचारियों के दफ्तर छोड़ने का मतलब क्या है पता है? कि त्याग पत्र दे दो जी नौकरियों से, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी नौकरी की। क्लियर हो गई? क्या कहा? कर अदा ना किया जाए, कर मत दो। और अंतिम बात याद रखिएगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं शराब की दुकानों के आगे धरना देगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये कुछ कार्यक्रम थे, और भी कई सारे थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है। देखो हमेशा याद रखो वो बातें पढ़िए जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होती है। अनावश्यक ज्ञान और अनावश्यक तथ्य पढ़ेंगे तो फिर वह तथ्य याद नहीं रह पाते। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थी से कहता हूं कि वह कंसेप्ट, वह विचारधारा और वह तथ्य आपके लिए उपयोगी है जो आपको पेपर में पास करवाने के लिए अति आवश्यक है। हम क्या करते हैं, गलतियों से या अनावश्यक तथ्य जो हैं अपने दिमाग में भर लेते हैं और काम की बात जो हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली है हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि आपका एक निश्चित प्रश्न पत्र है, उस निश्चित प्रश्न पत्र का निश्चित सिलेबस है और उसी सिलेबस से प्रश्न आता है। लेकिन हम बहकावे में आकर के अनावश्यक बातें करने लगते हैं और वहां से फिर हमारा नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए वही पढ़िए जो आपके लिए उपयोगी है, वही पढ़िए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो महिलाएं जो है शराब की दुकानों के आगे धरना देगी। अब गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया, कौन सा भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके पहले गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। अब ये दांडी यात्रा कहां से शुरू होती है थोड़ा सा समझिएगा भाई साहब। ये शुरू हुई साबरमती आश्रम से। और यहां से लेकर ये गई दांडी तट तक। कहां गई? दांडी तट। दांडी तट पड़ता है आपके गुजरात में, और गुजरात में है नौसारी जिला।
कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा डेट इज नौसारी जिला। यहां पर यह पहुंची और गांधी जी ने डांडी तट पर क्या किया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। और जैसे ही नमक कानून तोड़ा सर, यहीं से भारत में क्या शुरू हो गया? तो याद रखना भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो। तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? याद रखिएगा महात्मा गांधी डांडी तट पर पहुंचते हैं, वहां पर झुकते हैं, झुक करके कुछ नमक था उस नमक को हाथ में लेकर के गिरा देते हैं। कहते हैं जी मैंने नमक बना लिया, मैंने नमक कानून को तोड़ दिया, जो सरकार का नमक कानून है आज हमने उसको खत्म कर दिया। तो नमक कानून के इसी तोड़ने के साथ ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी तट से हुई थी। जो यह कंप्लीट यात्रा थी, यह कुल मिलाकर कहा जाता है कि 285 किलोमीटर की थी, जिसमें गांधी जी के 72 या 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। तो इसके बारे में तो रिक्वायरमेंट है नहीं, फिलहाल उतना पढ़िए जो आपकी महत्वपूर्ण होता है। तो डांडी यात्रा से ही क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तारीख कितनी थी? तो भैया तारीख थी 6 अप्रैल की, आपके सामने लिखी हुई है। सन था 1930। कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था डांडी से। इसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। भारत में कैसे फैल गया? तो आइए चर्चा करते हैं भारत के एक नक्शे के साथ में। ये है हमारा प्यारा भारत। देखो यहां पर पड़ता है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सर उत्तर पश्चिमी क्या पढ़ रहे हैं? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार। ऐसे पढ़िए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार या हम ऐसा कह सकते हैं लाल कुर्ती आंदोलन जो है वह चलाया था। बताओ भाई क्या चलाया था? तो याद रखिएगा लाल कुर्ती आंदोलन या जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने यहां पर आंदोलन चलाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके उपनाम याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? तो नाम याद रखिएगा डेट इज सीमांत गांधी, या इन्हें हम कहते हैं बादशाह खान। ठीक है। और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम रखा गया खुदाई खिदमतगार, या इसे ही हम कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती कह सकते हैं या रेड शर्ट कह सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी या बादशाह खान ने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन जो है उसका सूत्रपात किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बाद में भारत सरकार के द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? मणिपुर और नागालैंड हमारे पूर्वोत्तर भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ पर रानी गाडिनेल्यू और यदुनाग के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पर एक जगह का नाम याद रखिएगा, मणिपुर व नागालैंड।
यहां पर आंदोलन चलाया जी यदुनाग व रानी गार्डिनेल्यू, और इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे हम कहते हैं जिया तरंग आंदोलन। बताओ भाई क्या कहते हैं? जिया तरंग आंदोलन। अब आपके मन में डायरेक्ट सवाल बन सकता है, कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्त, कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो जिया तरंग आंदोलन हमारे भारत के पूर्वोत्तर भारत के दो राज्यों, कौन से, मणिपुर और नागालैंड में चलाया गया था। क्लियर हो गई? किसने चलाया था? यदुनाग और रानी गार्डिनेल्यू ने यह आंदोलन चलाया। और कब चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया था। इसके बाद यहाँ पर एक जगह आती है और उस जगह को हम कह सकते हैं डेट इज आंध्रा, जिसे हम आंध्र प्रदेश का नाम दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश में महिलाएं जो थी इन्होंने नमक यात्रा निकाली थी। तो आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने क्या किया था? महिलाओं ने नमक यात्रा निकाली। क्लियर हो गई? महिलाओं ने नमक यात्रा। इस आंदोलन में ना एक बात बताऊं मेरे दोस्त, मतलब जबरदस्त, प्रत्येक तबके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दक्षिणी भारत में जब हम देखते हैं तो सी राजगोपालाचारी होते हैं, उन्होंने त्रिचन्नापल्ली से लेकर वेदारण्य तक नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ा था। ये दक्षिणी भारत। और यहां पर एक व्यक्ति का नाम डेट इज सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। इन्होंने त्रिचिन्नापल्ली त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की वह नमक कानून तोड़ा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो थोड़ा सा इन बातों को समझिए कि दक्षिणी भारत में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से लेकर वेदारण्य तक की यात्रा की थी, और इतना ही नहीं, नमक कानून का भी उल्लंघन किया था। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 में ही मेरे दोस्त न लगान और न टैक्स का एक आंदोलन चलाया था। गुजरात में मामला ये हुआ था कि जो यहाँ के बच्चे थे उनमें अगर बालक हैं तो उन्होंने वानर सेना, और अगर बालिकाएं हैं तो उन्होंने मंजरी सेना का गठन किया था। तो ये बात याद रखिएगा। गुजरात में बालकों ने वानर सेना व मंजरी सेना का गठन किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसका गठन किया? वानर सेना का, और मेरे दोस्त याद रखिएगा मंजरी सेना का यह क्या करते हैं? गठन करते हैं। क्लियर हो गई? देखो आजकल क्या हो गया है ना, खान पान का माहौल बहुत बिगड़ गया। फास्ट फूड, हमारी जिंदगी फास्ट हो गई है तो हमने फूड भी फास्ट अपना लिया है ना। इस वजह से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है, और मोटापे से आती है गंभीर बीमारियां। आप सभी विद्यार्थी, इसलिए ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन से भी ज्यादा अपने शरीर की हिफाजत करिए। धन से भी ज्यादा अपने शरीर की हिफाजत करिए, क्योंकि सही शरीर से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन धन से कभी भी शरीर नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और हमेशा मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। ये जीवन का राज है। ऐसी बात आपको हर कोई नहीं बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिए कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान हुए हैं, और उनके द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया।
गुजरात में बालकों ने वानर सेना, मंजरी सेना, मणिपुर में यदुनाग और रानी गाड़ी नेल्लू जो हुए हैं इन्होंने जिया तरंग आंदोलन चलाया था। आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने नमक यात्रा निकाली और दक्षिणी भारत में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिन्नापल्ली से लेकर वेदारण्य की यात्रा की थी। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने न लगान और न टैक्स आंदोलन चलाया था। इसी समय कांग्रेस ने न लगान व न कर यानी कि टैक्स आंदोलन चलाए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताना, आपको लगता है ना कि ये जो लाइन मैंने लिखी है न लगान और न टैक्स आंदोलन, ये महत्वपूर्ण है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। और यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें फिर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है वह नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अब पूरे भारत में ही आंदोलन फैल गया भाई साहब। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे राजस्थान, गुजरात होते हुए दक्षिणी भारत, बंगाल होते हुए उड़ीसा, और पूरे राजस्थान और पूरे भारत में आंदोलन फैल गया। आंदोलन जोर शोर से था। ब्रिटिश सरकार के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि यार ये कांग्रेस ने क्या कर दिया। हाँ, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। गैर कानूनी संस्था घोषित करके महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया और पुणे की यरवधा जेल में बंद कर दिया। तो एक लाइन और याद रखिएगा, इसके साथ हम इस बात को समाप्त करते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाए। तो पहली बात, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे की यरवधा जेल भेज दिया। पुणे की यरवधा जेल में इन्हें कैद किया। यह डायरेक्ट आपके सवाल पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी गिरफ्तार किए गए थे तो उन्हें कौन सी जेल में रखा गया था। तो याद रखिएगा, इन्हें जेल में रखा गया था यरवधा जेल, जो पुणे में आपके स्थित है। क्या ये बातें क्लियर हो गई? तो ये थी गांधी जी से जुड़ी हुई एक और क्लास। अभी हम एक लंबी क्लास लेंगे आप लोगों के बीच में, यानी कि अभी चलेगा, 2-3 पार्ट आपके इसमें और आएंगे। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करी किसके बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या था। 11 सूत्रीय मांग पत्र है। इरविन मना कर देता है, गांधी जी कहते हैं जी मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदली में मुझसे मना कर दिया। आंदोलन प्रारंभ किया, नमक कानून को तोड़ा जाए, कुछ कार्यक्रम निर्धारित कर दिए। ठीक है, साबरमती आश्रम, दांडी तट यात्रा की, नमक कानून तोड़ा दांडी यात्रा के दौरान, और पूरे भारत में आंदोलन चल पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। उम्मीद करता हूं यह बात आप सभी तक क्लियर हो गई होगी। आज की इस क्लास के लिए इतना ही। आप लोग जुड़िए हमारे साथ। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं स्कूल लेक्चरर बनना, ठीक है ना, तो हमारा यह कोर्स आप सबके लिए अवेलेबल है। बताओ कोर्स क्या है, आप सबके लिए अवेलेबल है। कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का यह कोर्स है, इतिहास विषय का। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन टॉपिक वाइज है। केवल और केवल 3,999 रुपये में यह कोर्स हम आपको दे रहे हैं।
करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, और इसके माध्यम से जो है आप ज़बरदस्त यह कोर्स ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यह जो कोर्स है इतिहास का, यह इतिहास के जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी हैं, वह चाहे स्टेट पीजीटी हो या वह एक नेशनल लेवल के पीजीटी के एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। केवीएस का करिए, अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का दीजिए, एनवीएस का आप दे कराइए, आप DSSB का पेपर दीजिए, इसके अलावा आप मध्य प्रदेश का वर्ग 1 का, बिहार का दीजिए, उत्तर प्रदेश का दीजिए, झारखंड का दीजिए, छत्तीसगढ़ का दीजिए, उत्तराखंड का दीजिए, हरियाणा का दीजिए, हिमाचल प्रदेश का दीजिए, या जहां पर भी आपके पीजीटी होती है इतिहास विषय से, यह कोर्स उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। DT 8802060952, ये हमारे मोबाइल नंबर है। क्लियर हो गई? तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।